हेलो बच्चों, चलिए आज आगे पढ़ते हैं हम उस पाठ को। मेरे संग की औरतें। तीसरे नंबर की चित्रा के बारे में बात हो रही थी कि वह कॉलेज जाती है, स्वयं कम पढ़ती है, दूसरों को पढ़ाने में ज़्यादा दिलचस्पी रखती है और परीक्षा में नंबर उसके कम और उसके चेले चपटों के ज़्यादा आते हैं। तो कहती हैं कि जब उसकी शादी का वक्त आया तो उसने एक ही नज़र में लड़का पसंद कर लिया। ना लड़का स्वयं जानता था और ना मेरे माता पिता, लेकिन उसने जो निर्णय ले लिया वो पक्का है। इसलिए पहली मुलाकात में लड़के ने अपने हथियार डाल दिए, यानी मानने को तैयार हो गया। तो चलिए उससे आगे लेखिका बताती है कि हम में सबसे छोटी बहन अचला काफ़ी दिनों तक कुछ कम खिसकी मालूम पड़ती रही, यानी कि ये धीमी चली, क्योंकि पिता का कहा मानकर उसने पहले अर्थशास्त्र में एमए किया, फिर पत्रकारिता के में दाखिला लिया, ढंग से पढ़ाई की, पास हुई और फिर पिता की पसंद के लड़के से उसने शादी की। पर उसके आगे लीक पर नहीं चल पाई। वह घर बार में मन ज़्यादा रमा नहीं और मंजुल और मेरी तरह उम्र के 30 वर्ष पार करते ही उसने भी लेखन में अपना पर्दा अर्पण किया, यानी कि लेखन शुरू किया। एक बात हमें एक सी रही, घर बार को परंपरागत तरीके से हमने भले ही न चलाया हो पर उसे तोड़ा भी नहीं। जैसे लेखिका की माँ ने भी, चाहे वो परंपरागत नहीं थी, फिर गृहस्थी बसाए रखी। कितनी शादी एक बार की और उसे कायम रखा, चाहे कैसे भी कड़वे संबंध रहे हों, चाहे तलाक के कगार पर खड़ी हो चली हो, पर कगार तोड़ डूबी नहीं। कहने का मतलब ये है, जैसे भी थी उसी स्थिति में शादी को टूटने नहीं दिया, चाहे वो तलाक की कगार पे थी, सीमा पर खड़ी थी। शायद इसीलिए कि जैसा मैंने अपने पहले भी उपन्यास में लिख दिया डाला था कि हम सब विश्वास करती रही होंगी कि मर्द बदलने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, यानी महिलाओं की जैसी ज़िंदगी है वो है, मर्द बदल लेने से उसमें कोई परिवर्तन आने वाला नहीं। घर के भीतर रहते हुए भी अपनी मर्जी से जी लो तो काफ़ी है, जैसे कि लेखिका की नानी ने अपना जीवन जिया। शादी के बाद मैं बिहार के एक छोटे से कस्बे डालमिया नगर गई, क्योंकि वहाँ उनके पति नौकरी करते थे, जहाँ मर्द औरतें चाहे पति पत्नी ही क्यों ना हो, पिक्चर देखने भी जाते तो वे अलग अलग दड़बों में बैठते थे, यानी महिलाएं अलग और पुरुष अलग। मैं दिल्ली से कॉलेज की नौकरी छोड़कर वहाँ पहुँची थी और नाटकों में अभिनय करने की शौकीन रही थी, यानी अभिनय करना मेरा शौक़ रहा था। मैंने उनके चलन से हार नहीं मानी, वहाँ की जो रीति थी उससे मैं हारी नहीं। साल भर के भीतर उन्हें शादीशुदा औरतों को पराए मर्दों के साथ नाटक करने के लिए तैयार कर लिया, मना लिया। यानी जो महिलाएं अपने पति के साथ बैठ के फिल्म नहीं देखती थी, उनको इतना तैयार कर लिया कि वो स्वयं दूसरे मर्दों के साथ नाटक करने को, अभिनय करने को तैयार हो गई। अगले 4 साल तक हमने कई नाटक किए। अकाल राहत कोष के लिए उन्हीं के माध्यम से पैसा भी इकट्ठा किया। वहाँ से निकली तो कर्नाटक के एक और भी छोटे से कस्बे बागलकोट में पहुँच गई। तब तक मेरे 2 बच्चे हो चुके थे जो स्कूल जाने लायक उम्र में पहुँच रहे थे, पर वहाँ कोई ढंग का स्कूल नहीं था। लोगों की राय पर मैंने पास के कैथोलिक बिशप से
यानी कि जो चर्च के मुखिया होते हैं से दरख्वास्त की, प्रार्थना की कि उनका मिशन वहाँ के सीमेंट कारखाने, क्योंकि सीमेंट कारखाने में ही लेखिका के पति जॉब करते थे, आर्थिक मदद से हमारे कस्बे में एक प्राइमरी स्कूल खोल दें। पहले उन्होंने कहा क्योंकि उस प्रदेश में क्रिश्चियन जनसंख्या कम थी, इसलिए वे वहाँ स्कूल खोलने में असमर्थ थे। पहले हाँ भरी, लेकिन बाद में उन्होंने मना कर दिया कि वहाँ क्रिश्चियन बच्चे कम हैं। मैंने गैर क्रिश्चियन बच्चों को भी शिक्षा पाने लायक सिद्ध करते हुए कि क्या क्रिश्चियन बच्चे ही पढ़ाई कर सकते हैं, गैर क्रिश्चियन नहीं, ये सिद्ध करते हुए अपना इसरार जारी रखा, अपना अनुरोध जारी रखा। तब उन्होंने कहा हम कोशिश कर सकते हैं, बशर्ते आप हमें यकीन दिलवाएं कि हम अगले 100 वर्षों तक ये स्कूल चलता रहेगा। उनकी ये बात सुन के लेखिका कहती है मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा स्कूल की छोड़िए, किसी के भी बारे में यकीन नहीं दिलाया जा सकता कि वह अगले 100 वर्ष तक चलेगा। वे भी गुस्सा खा गए। मैंने जब तमतमा कर बात की कि किसी मनुष्य के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में नहीं कहा जा सकता, 100 वर्ष बहुत लंबी अवधि होती है, तो वे भी गुस्सा खा गए। खुदा का लाख शुक्र है, बच्चों के न पढ़ पाने की समस्या आपकी है, मेरी नहीं। उन्होंने गुस्से होते कहा कि ये समस्या आपकी है, मेरी नहीं, इसलिए आप अपनी समस्या का निदान स्वयं खोजिए। बात कड़वी थी पर 100% सच थी, क्योंकि बच्चों के पढ़ने की समस्या मेरे अपनी थी। सच के आगे सिर झुकाने की हमारी बचपन की आदत थी, यानी सच को स्वीकार करना हमने बचपन में ही सीख लिया था। सो मैंने तय किया कि मैं खुद अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाने वाला प्राइमरी स्कूल वहाँ खोलूँगी। यानी लेखिका ने स्वयं तय किया कि वह खुद स्कूल खोलेगी और कर्नाटक सरकार से उनसे मान्यता भी दिलवाऊंगी। वहाँ के अनेक मेहनती और खिसके लोगों की मदद से यह व्रत पूरा हुआ। मेरे बच्चे तथा अन्य अफसरों के बच्चे उसी स्कूल में पढ़े। बाद में अलग अलग शहरों में अलग अलग ख्याति प्राप्त स्कूलों में उनका दाखिला हुआ, यानी कि प्राइमरी शिक्षा उन्होंने वहाँ से प्राप्त की। उसके बाद वे बाहर दूसरे स्कूलों में गए। ऐसे अनेक मौके आए जब मैंने अपने जिद्दीपन के नमूने पेश किए, क्योंकि यहाँ एक प्रश्न आएगा कि शिक्षा बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार है, इसके लिए लेखिका ने क्या प्रयास किया। तो तब हम बताएंगे कि जब विपक्ष ने स्कूल खोलने के लिए मना कर दिया बिस्प ने, तो उन्होंने अपनी खुद के बलबूते पर स्कूल चलाया। तो कहती है कि जिद्दीपन के नमूने मैंने पेश किए, पर सबसे ज़्यादा उसने मंच पाया मेरे लेखन में, जो शुरू से अब तक लीक से खिसका हुआ अपनी राह खुद तलाशता रहा। कहने का मतलब है कि लेखिका ने किसी दूसरे की नकल करके लिखना शुरू नहीं किया, ना ही कभी नकल की। खुद के बल पर अपने ही ढंग से लिखा। पर सब कुछ कर लेने के पर भी मैं अपनी छोटी बहन रेनू से मुकाबिल नहीं पहुंच सकती, क्योंकि रेनू सबसे छोटी है और वो अलग ही। 1950 के अंतिम दौर में एक रात दिल्ली में एक साथ 9 इंच बारिश हो गई थी। दिल्ली की खासियत है कि थोड़ा पानी बरसते ही वहाँ के नाले पर नालों में बाढ़ आ जाती है, पुलों के नीचे पानी भर जाता है और तमाम यातायात ठप हो जाता है। ये स्थिति आज भी है बच्चों। इस
क़यामती यानी कि क़यामत ढाने वाली बारिश के बाद तो सरकारी दफ्तरों के पहले तल्ले की फाइलें पानी में तैर आई थी। यानी इतनी बारिश हुई थी कि दफ्तरों की जो नीचे वाले भाग हैं उनकी फाइलें तैर करके बाहर आ गई थी। अगली सुबह किसी तरह का कोई वाहन नहीं चल रहा था। जाहिर है कि रेणु के स्कूल की बस भी उसे लेने नहीं आएगी। रेणु ने कहा, सभी ने कहा रेणु को बस लेने नहीं आई। रेणु ने कहा कोई बात नहीं, मैं पैदल ही स्कूल चली जाऊंगी। सबने समझाया स्कूल बंद होगा, मत जाओ। उसने कहा आपको क्या पता, कैसे पता चला? इस सवाल का माकूल यानी सही जवाब किसी के पास नहीं था। हमारे यहाँ फ़ोन ज़रूर लगा हुआ था, स्कूल में भी रहा होगा। बारिश के चलते वह ठप पड़ा था तो रेणु अकेली पैदल स्कूल चल दी। गनीमत यह थी कि बारिश एक मुश्त यानी एक समय तक बरस लेने के बाद थम गई थी। सड़कों पर पानी था और पानी नहीं बरस रहा था। रेणु पैदल स्कूल के लिए चल दी और उस छमाछम पानी में वह 2 मील पैदल चलकर स्कूल पहुंची। जैसा हमने कहा था स्कूल बंद था। चौकीदार रेणु को देखकर दंग रह गया, हैरान हुआ, पर रेणु को कोई मलाल नहीं हुआ, दुख नहीं हुआ। वह वापस 2 मील चलकर घर पहुंच गई। सबने कहा हमने पहले ही कहा था ना कि स्कूल बंद होगा। उसने कहा स्कूल बंद था तो मैं वापस आ गई, क्या बड़ी बात होगी इसमें? आपका कहना कहाँ से आ गया? मैं देखा ही हूँ स्कूल बंद था तो मैं वापस आ गई। सोचती हूँ कैसे रोमांच का अनुभव हुआ होगा उसे उस दिन। यानी वो उसकी अपनी लीक थी, अपना जिद थी। जगह जगह पानी भरा था, लबालब करती सड़कें सुनसान शहर में, निचाट अकेले, बिल्कुल एकदम अकेले अपनी धुन में मंजिल की ओर तरफ चलते चले जाना। सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। कहने का मतलब लेखिका का यह है कि आप अपनी मंजिल की तरफ अकेले चलते जाओगे तो आपके साथ और चलने वाले बहुत हैं, लेकिन किसी दूसरे की मंजिल देखकर आप उसका पीछा करेंगे तो आप अपनी मंजिल से पिछड़ जाएंगे। तो यहाँ लेखिका ने अपने परिवार की उन तमाम महिलाओं के बारे में बताया जो लीक से हटकर चलने वाली हैं। उसकी दादी के घर में कैसे स्वतंत्रता पूर्वक माहौल था, वहाँ किस प्रकार 5-5 बेटियां होने पर भी लड़कियों से कोई भेदभाव नहीं था, सबको अच्छी शिक्षा दिलवाई गई, सब अपने बलबूते पर 3-3 बहनें लेखन में आगे बढ़ी और भाई भी। वो घर का पूरा जो माहौल था वो स्वतंत्रता का था, कोई किसी प्रकार की रोक टोक नहीं थी। लड़कियों को भी लड़कों की तरह पूरी आज़ादी मिली हुई थी, लड़का लड़की में कोई भेदभाव नहीं था और गांधीवादी परिवार था। तो बच्चों ये हमारा पाठ पूरा हुआ, जो बीच में रह गया था तो इसे ध्यान से सुनिए।